गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ग्रेविटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है बेटा, अच्छे से हेडिंग डालो। यूनिट नंबर 6 है ग्रेविटेशन बेटा। यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन सबसे पहले इस यूनिट को हम डिफाइन ही कर लेते हैं कि क्या मतलब होता है ग्रेविटेशन का बेटा। तो ग्रेविटेशन है, लिखो बेटा, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फोर्स इन विच, इट इज ए फोर्स इन विच, बेटा ग्रेविटेशन का मतलब ये फोर्स है बेटा। इट इज ए फोर्स इन विच टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स बेटा, इन द यूनिवर्स बेटा। अगर कोई भी दो बॉडी है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं तो उन वो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, अट्रैक्टिव फोर्स बेटा, जिसका नाम होता है ग्रेविटेशन। बट अर्थ अगर किसी पे फोर्स लगाती है ना, किसी बॉडी पे, वो ग्रेविटी बोला जाता है। अर्थ अगर किसी पे फोर्स लगाती है तो हेडिंग डालो ग्रेविटी क्या होती है बेटा। ये दो तीन डेफिनेशन है तो आपको परेशान नहीं करेंगे बेटा। ग्रेविटी लिखो बेटा, इफ इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction between earth, इसमें अर्थ का आना जरूरी है बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी बेटा। कि ग्रेविटी लग रही है मतलब उसमें फोर्स का अर्थ का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, अर्थ आनी जरूरी है बेटा एक जगह पे। अगर और कहीं दो बॉडीज के फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटेशन बोला जाता है। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना बेटा। अब आगे क्या है बेटा, इस ग्रेविटेशन के बारे में या ग्रेविटी के बारे में सबसे ज्यादा चीजें अगर कोई इसके बारे में बताने वाला था फोर्स के बारे में, होता न्यूटन बेटा। और न्यूटन ने आइडिया दिया था बेटा इस फोर्स के बारे में। तो हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि न्यूटन ने मोशन के भी दिए थे ना, ये ग्रेविटेशन के लॉ है बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, याद रखना है बेटा। न्यूटन ने कहा, क्या कहा न्यूटन ने कहा कि मान लिया दो बॉडी है बेटा, एक का मास m1, बिल्कुल 9th क्लास में है ये चीज, 9th क्लास में आगे हायर लेवल में बढ़ाता जाऊंगा लेवल को बेटा। मान लिया दो बॉडी है, एक मास m1 एक मास m2। अगर इनमें अर्थ इन्वॉल्व हो रही है तो ये ग्रेविटी भी हो सकता है बेटा, और ये अगर ये अर्थ इन्वॉल्व नहीं है तो ग्रेविटेशन बोला जाता है बेटा। तो ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो उसने कहा न्यूटन ने कि हर बॉडी जो होती है बेटा, बॉडी का सेंटर दूसरे बॉडी के सेंटर को अट्रैक्ट करता है बेटा। ये बॉडी 1, ये बॉडी 2, तो ये बेटा 1 2 2 1, मतलब अगर फर्स्ट सेकंड पे लगा रही है या सेकंड फर्स्ट पे लगा रही है बेटा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा। ये बताने वाला न्यूटन था, और उसने इसके स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया बेटा कि कितना लग सकता है बेटा दो बॉडी के, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force acting between force acting between two bodies, इसी को ले जा रहा हूं बेटा मैं आगे, between two bodies, between center of two bodies, ये बात याद रखना बेटा, center of two bodies। क्योंकि बॉडी कभी नहीं लगाती, बॉडी का सेंटर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है बेटा। सेंटर ऑफ टू बॉडीज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट लॉ है बेटा, ये फर्स्ट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस ऑफ बॉडी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस ऑफ द बॉडीज बेटा, ऑफ बॉडीज बेटा, याद रखना ये बात बेटा। यानी कि अगर दो बॉडी है, एक का मास m1 एक का m2, अगर इनका प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर इनका प्रोडक्ट ज्यादा है तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा होगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी बेटा, यानी कि F जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ ए मासेस ऑफ बॉडीज बेटा। क्लियर है बात। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा, दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि द फोर्स acting between two bodies, gravitational force acting between two bodies is inversely proportional to square of distance between center of two bodies, center of two bodies बेटा, मतलब ये सेंटर बेटा, मान लिया इनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस r है बेटा, तो इसका मतलब the force acting between two bodies, the force acting between two bodies is inversely proportional to square of distance between center of two bodies बेटा, distance between center of two bodies। ये स्टेटमेंट थी बेटा, न्यूटन ने डिफाइन की और उसने कहा F जो होता है वो इनवर्सली होता है 1/r², और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए सेंटर ऑफ टू बॉडीज बेटा। क्लियर है बात। अब देखो यहां पे बेटा इस स्टेटमेंट में फिर प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हम दो बॉडी लिए हुए हैं बेटा, इस यूनिवर्स में हर जगह दो बॉडी है, लेकिन वो अट्रैक्ट थोड़ी ना हो जाती है बेटा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, न्यूटन को डिफाइन करना था बेटा। तो उसने क्या कहा, उसकी स्टेटमेंट समझना बेटा। उन्होंने दोनों इक्वेशनों को एक साथ इन्वॉल्व किया बेटा। उसने कहा कि Fg जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और इनवर्सली 1/r²। ये स्टेटमेंट बना दी, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम क्या था, मासेस तो हमारा भी होता है, डिस्टेंस होती है हमारी दो बॉडी के बीच में, लेकिन वो थोड़ी ना अट्रैक्ट हो जाती है बेटा, कभी देखिए अट्रैक्ट होते हुए नहीं। तो इसका मतलब उसने प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई एक ऐसा कांस्टेंट लेके आना था बेटा जिसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। तो उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, और उसकी वैल्यू होती है, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो इसका मतलब जो Fg है होता है कैपिटल जी, ये m1 ये m2 ये क्या है r का स्क्वायर, और ये g की वैल्यू क्यों कम रखनी पड़ी बेटा, एक्सपेरिमेंटली निकालिए g की वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम आती है बेटा। सच में यही है, न्यूटन ने पहले तो थ्योरी में बताया, फिर प्रैक्टिकल करके बताया बेटा। एक एक्सपेरिमेंट, एक कोविच एक्सपेरिमेंट से बेटा g की वैल्यू निकाली बेटा, और g की वैल्यू कितनी मिली बेटा, g इज इक्वल टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट भी सबको याद होनी चाहिए बेटा, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है बेटा। और फिर इसके बाद ये चीजें पढ़ने के बाद तो पता चला कि हमारा मास मल्टीप्लाई में होना बेटा वो मैटर करता ही नहीं है जब इतना छोटा कोई कांस्टेंट है। तो इसलिए कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स बड़े हैवी मासेस के बीच में तो लग जाता है, दिख जाता लगा हुआ है, लेकिन दो लाइट बॉडी के बीच में लग ही नहीं सकता बेटा। आप 100 किलोग्राम के हो, 70 किलोग्राम के मल्टीप्लाई करके देख लेना, उसके लिए 10⁻11 इतना छोटा फैक्टर है बेटा जो काउंटेबल ही नहीं है बेटा फोर्स की वैल्यू। ये स्टेटमेंट समझो। अब दूसरी चीज क्या है कि बेटा ये जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा कंप्लीट जी m1 m2/r²। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। कौन कौन सी है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझना बेटा क्या प्रॉपर्टी इनकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो ये है कि सबसे पहले तो ये फोर्स जो होता है ये अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपेल नहीं कर सकते। दो मासेस बेटा हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बेटा।
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव बेटा, याद रखना कि अट्रैक्शन शो करते हैं ये बॉडीज बेटा। सेकंड क्या है, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ बेटा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, क्योंकि 1/r स्क्वायर जो ओबे करेगा ना बेटा इनवर्स स्क्वायर है बेटा, ये इनवर्स है, जो भी फोर्स ऐसा ओबे करेगा वो समझ जाना इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब इट ओबे ग्रेविटेशन ओबे बेटा, ग्रेविटेशन ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सेकंड स्टेटमेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। थर्ड क्या है बेटा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर दो बॉडी है ना बेटा, कहीं पे एक मासिस ये M1 ये M2 बेटा, इनके बीच में अगर मैं वाटर भर देता हूं ना बेटा, तो भी इनके बीच में डिस्टेंस जो रहेगी बेटा, फोर्स जो लगेगा वो सेम लगेगा बेटा, याद रखना। अगर डिस्टेंस सेम है तो बेटा मतलब ये मीडियम के अंदर जो इंसर्ट करते मीडियम उस पर डिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन independent at the medium inserting बेटा, medium inserting between bodies बेटा, between याद रखना बेटा, क्लियर है। और एक और इसकी खास बात क्या है, ये प्रॉपर्टी है सारी बेटा जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग याद होनी चाहिए, कि मीडियम अंदर अगर मीडियम भर देते हैं तो भी इस पे डिपेंडेंट वो चीज नहीं है बच्चे। आगे सुनो, अगला स्टेप है बेटा कि ये सबसे वीक फोर्स होता है, ये हमारे बीच में नहीं लग सकता, दो बॉडी के बीच में हम हैं, ये थोड़ी है कि व्हाइट बोर्ड में से अट्रैक्ट हो रहा है बेटा, हम एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, नो, क्योंकि ये वीक फोर्स है Gm1 M2 बाई, क्योंकि G की वैल्यू इतनी स्मॉल है बेटा, तो इसका मतलब एक ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बेटा, इट इज वीकेस्ट फोर्स बेटा, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बेटा। ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि सबसे वीकेस्ट फोर्स है। उसके बाद क्या है बेटा, अगर दो बॉडी के बीच में ये फोर्स लग रहा है और साथ में कोई थर्ड बॉडी रख दी, समझना बेटा, ये समझाऊंगा सारी चीजें, तो उस थर्ड बॉडी के इनके बीच में लगने वाला फोर्स इंडिपेंडेंट होता है बेटा, वो डिपेंड नहीं करता बेटा, यानी कि थर्ड बॉडी को इंडिपेंडेंट, इनके बीच का अलग है, याद रखना, इनके बीच का फिर इनके बीच का बन जाएगा, फिर इनके बीच का बन जाएगा, लेकिन उनके दो बॉडी के बीच में फोर्स पे ये थर्ड बॉडी इफेक्ट नहीं डालती बेटा। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑन थर्ड बॉडी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is independent on थर्ड बॉडी बेटा, कोई डिफरेंस ही नहीं है, दो बॉडी के बीच में लग रहा है तो थर्ड बॉडी बेशक आके रख देना बेटा, उनके बीच का इफेक्ट नहीं होगा। हाँ उसके बीच में लगेगा जरूर, लेकिन उसको डिस्टर्ब किए बिना लगेगा बेटा, उनकी उसकी वैल्यू को डिस्टर्ब किए बिना लगेगा बेटा, वो तो ये बात स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर्टी है। ये रिव्यू थोड़ा सा बेटा ग्रेविटेशन के बारे में, कि ग्रेविटेशन, अब बात आती है अगर ग्रेविटेशनल बेटा ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई बॉडी किसी पे फोर्स लगाती है तो न्यूटन ने बताया था फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब वो बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि फोर्स इज अ रीजन ऑफ एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन बेटा, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ये कोई स्टेट, ये बहुत इजी सी बात है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिखोगे बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ जो लगाती है, इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी, ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी होनी चाहिए बेटा, ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी बेटा, मतलब उस पे ऊपर से बाहर से कोई फोर्स ना लगाई जाए बेटा, ओनली अगर मान लिया ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन देगी ना बेटा, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन देगी या ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन देगा बेटा, ग्रेविटेशन
वही क्या बोली जाती है बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय जी। क्योंकि ये एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगाती है अट्रैक्शन का, तो उसकी साइड वो अट्रैक्ट कर सकती है उसको, वो एक्सेलरेशन दे सकती है। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी उसी डायरेक्शन में जाए, नो, हो सकता है उसके अपोजिट में जा रही हो बेटा, हो सकता है वो वहां पे रेस्ट पे भी आ रही हो बेटा, वो कहीं नहीं जा रही हो, तो भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहीं हो सकता है बेटा। क्योंकि बॉडी रेस्ट पे होना तो भी ग्रेविटेशन हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है। जैसे मैं कहूं एक बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो की, बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाती है, रेस्ट पे भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन है बेटा, इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, नीचे के डायरेक्शन में डायरेक्शन होती है उसकी बेटा, तो इसका मतलब रेस्ट वाली कंडीशन पे भी ग्रेविटी लग सकती है। तो ये मत समझना कि सर एक्सेलरेशन है तो उसी डायरेक्शन में जा रही होगी, नो। क्लियर है बेटा? अब समझ रहे, इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी बेटा, ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। अब सुनो, इट इज नोटेड बाय जी, इट इज डिनोटेड बाय जी, इट इज डिनोटेड बाय जी। एंड जो यूनिट है बेटा, यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज, यूनिट ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टेटमेंट भी सभी को याद होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ग्रेविटेशन या ग्रेविटी जिस एक्सेलरेशन से हमें रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या जो भी सिचुएशन स्टेट बदलेंगे बेटा, वहां पे क्या, या डायरेक्शन बदलेंगे बेटा, तो समझ जाना कि वो कौन सा बता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं बेटा। और ये सेम नहीं होती है, ये वैल्यू बदलती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बदलता है, तो इसलिए जी की वैल्यू हम सेम रहे ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते। तो ग्रेविटी का वेरिएशन आता आएगा बेटा, हम हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ ग्रेविटी चेंज, ग्रेविटी चेंज कैसे हो सकती है बेटा। थैंक यू सो मच 11th क्लास।